नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के नए संस्करण में आपका फिर से स्वागत है। हमने आपको प्रॉमिस किया था, वैसे ही आज भी हमारे साथ सुमित मेहता जी जुड़े हुए हैं और हम बात करने वाले हैं पास्ट में, भूतकाल के अंदर ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए का कैसे दुरुपयोग करके एक जनमानस को बदलने की कोशिश की गई, अच्छे कार्यों को कैसे दबा देने की, देश में एक केओस पैदा करने की कोशिश कैसे की गई, उसके कई उदाहरण हैं। हम स्पेसिफिक उदाहरण लेके आज के इस एपिसोड में बात करने वाले हैं। तो सुमित जी, पहले तो आप ये बताइए कि ये एफसीआरए कानून जो है, ये जो कानून है अपना, उसमें रास्ते निकाल लिए हैं लोगों ने कहा है कि भाई साइड ट्रैक से चले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मगर उसकी वजह से देश में बहुत ज्यादा टेंशन पैदा हो गया हो। ऐसा एक उदाहरण आप पहले बताइए और फिर दूसरे के ऊपर हम जाएंगे। सुमित जी, आपसे इस बात करें। अच्छा, अब मैं चालू करूंगा। यूपीए सोनिया गांधी के राज में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में आने वाला था, कुडानकुलम न्यूक्लियर कुडनकुलम। रिएक्टर। जो कुडानकुलम में चर्च ने प्रोटेस्ट चालू किया, हमें ये पावर प्लांट नहीं चाहिए। उन्होंने फिशरमैन को, उन लोग सबको आगे रखा, लोकल्स को आगे रखा और सब पूरा काम चालू किया। वायलेंस तक हुआ था। बाद में पता चला कि ये पूरा फॉरेन एजेंसीज ने चर्च को पैसा देके ये पूरा एजिटेशन कराया था। हम्म। पैसा पूरा स्कैंडिनेवियन साइड से चर्च को मिला था और चर्च ने लोगों को मोबिलाइज करके उनको पैसा देके ये पूरा काम कराया। और उसमें ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, देयर इज नथिंग कम्युनल इन इट। 3 क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस थे, एनजीओ थे, जिसका लाइसेंस, एफसीआरए लाइसेंस, मोदी ने नहीं, सोनिया गांधी की सरकार ने, एंटोनियो माइनो की सरकार ने कैंसिल। अगर एंटोनियो माइनो की सरकार एक क्रिश्चियन ट्रस्ट इंक्लूडिंग द डेकॉइस एसोसिएशन का लाइसेंस कैंसिल करती है तो देयर हैज टू बी सम फ्रॉम ये। इसमें देयर इज नो कम्युनल एंगल, दिस इज अ प्योर फैक्ट। देयर इज नो हिंदू मुस्लिम, नो हिंदू क्रिश्चियन, नो मुस्लिम क्रिश्चियन एंगल। लेकिन उनको पैसा मिला, उन्होंने ये किया। तो उन्होंने क्या वायलेट किया? सी, एफसीआरए का एक प्रोविजन है और ये सोनिया गांधी ने ही डाला था, सोनिया गांधी की सरकार ने ही डाला था कि बाहर से आप पैसा, एक चीज एडवोकेसी, एक है प्रोसेलिटिज्म, और तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि पब्लिक एक्टिविज्म, पॉलिटिकल एक्टिविज्म, इसके लिए आप यूज नहीं कर सकते। इनको बाहर से पैसा आया, उन लोग ने एक्टिविज्म किया, ओके, विच इज नॉट अलाउड अंडर एफसीआरए। so that was violation of FCRA. So that was the first case when licenses were cancelled in a big way and it came out in public. तो दिस वन एग्जांपल। लेकिन फिर सब लोग सीख गए, सब लोग ने बोला इस तरह से काम नहीं करना चाहिए, तो कुछ अलग तरीके से काम करो। तो उसके अंदर पॉकेट फंडिंग आया कि डायरेक्टली बाहर से पैसा नहीं लेने का। आई विल गिव यू एग्जांपल, पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, which is a Islamist organization working with ISI to recruit Indians, radicalize and recruit Indian Muslims for ISIS का जिहाद एक्टिविटी। बाहर से तो पैसा नहीं आ सकता पीएफआई में, तो उन्होंने नया तोड़ निकाला। इट इज कॉल्ड एज पॉकेट फंडिंग। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का यूज करने वाला टर्म है। ये फिनेंशियल मार्केट और वहां यूज होता है। उसके अंदर क्या हुआ, उन्होंने पैसा दिया से, उसके एक ट्रस्टी थे, उसका चाइनीज कंपनी के साथ कुछ एक्सपोर्ट का बिजनेस हुआ, उसमें से उसको कुछ पैसे आए, कुछ 5-1 करोड़ रुपए, वो उसने पीएफआई को डोनेट कर दिया। तो जो पैसा डायरेक्टली पीएफआई में आना चाहिए, विच वुड देन गेट रिपोर्टेड टू होम मिनिस्ट्री, टू आरबीआई, वो पहले रिपोर्ट हुआ आरबीआई को कि ये कमाया है एक्सवाइजेड इंडिविजुअल ने, और फिर वहां से डोनेशन करके पीएफआई के पास आया, तो वो एफसीआरए डिवीजन और आरबीआई को रिपोर्टिंग ही नहीं हुआ।
वो पैसा यूज हुआ था बाद में फॉर शाहीन बाग प्रोटेस्ट, फॉर हाथरस वायलेंस एंड राइट। ऐसे ही सिमिलरली उसका एक पॉलिटिकल फ्रंट है एसडीपीआई, पॉलिटिकल पार्टी है पीएफआई। उसके एक ऑफिस बेरर को ऐसे ही 1.5 करोड़ का उसने ट्रांजैक्शन किया था। तो उसको चाइना से पैसे आए 1.5 करोड़ रुपए, उसने वो फिर पीएफआई को दे दिया। यानी उन लोग ने ये वाला जो कुडान कुलम प्रोटेस्ट था उससे उसने लूपहोल निकाला, सीखा कि हम डायरेक्टली बाहर से पैसा नहीं लेंगे। यानी सुमित मेहता विल नॉट टेक मनी डायरेक्टली, ही विल टेल हिमांशु भाई कि आप पैसा लो, मेरा वो पार्टी है वो आपको पेमेंट करेगी, वो पार्टी पेमेंट आप मुझे करो, तो मैं भी बच गया, आपको आगा दोगे कि आपने सीएसआर कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने गड़बड़ी किया। पैसा कहाँ यूज हुआ? वायलेंस, सेकंड एक्टिविज्म, और थर्ड सबसे बड़ी चीज प्रोसेलिटिज्म। क्योंकि उन्होंने केस भी लड़ा था, आपको याद होगा, हदिया लव जिहाद केस। और बाद में जब पीएफआई के यहाँ रेड्स हुए, डिटेल्स निकले, तो बड़े बड़े वकील है जिनको उन लोग ने 50 लाख 80 लाख ऐसे अमाउंट दिए थे। So a NGO getting money from outside India, using it to defend the love jihad case of a individual, उसको क्या लेना देना एक इंडिविजुअल को डिफेंड करने के लिए? आई एम लिविंग इट टू द इमेजिनेशन ऑफ योर व्यूअर्स के क्या रीजन होगा। दर्शक मित्रों, सुमित भाई को मैं 1 मिनट रोकूंगा। आप लोगों को शायद हिस्ट्री पता नहीं होगी थोड़ी सी। ये जो पीएफआई है ना, ये संगठन, ये पीएफआई संगठन भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। कब से? सिमी के ऊपर बैन लगने के बाद पीएफआई एक्टिवेट हुआ। समझने की बात यह है, कहीं ना कहीं सिमी पर बैन लग गया तो उसके जो चलवलकारी थे, सब एक्टिविस्ट थे जो, वहां वो कैडर पीएफआई में आया। आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि राजस्थान में चुनाव है अगले थोड़े महीनों में। राजस्थान में पीएफआई का एक शिस्तबद्ध एक शहर के अंदर मार्च हुआ है। सुमित जी आप चलिए, मैं पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन बताता रहूंगा लोगों को। यस, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, यस, और वो मेरी डोमेन में भी नहीं है। लेकिन ऐसे ही हुआ इन केस ऑफ वेदांता। वेदांता का स्टरलाइट का कॉपर स्मेल्टर था टूटीकोरिन में, वो पोल्यूशन कर रहा है उसके नाम पे एक्टिविज्म हुआ, बाहर से पैसा लाया गया और उसको बंद कराने के लिए वायलेंस तक हुआ, और उन लोग ने प्रेशर डाल के वो बंद भी कराया। बाहर से पैसा आया इनटू एनजीओज हु डिड ऑल दिस थिंग्स। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये तीन मैंने अलग अलग एग्जांपल दिए कि कैसे इकोनॉमिक टेररिज्म या इकोनॉमिक डिस्टेबिलाइजेशन, social destabilization and political destabilization is done by using NGOs और foreign funded NGOs loopholes निकाल के वो यूज करके वायलेट करके लॉ को, एफसीआरए के लॉ को, इस तरह का डिस्टेबिलाइजेशन एक्सरसाइज करते हैं। ये जो डिस्टेबलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं सालों से चलता आ रहा है, आज का तो है नहीं। एक जमाना यस, था जब हम और आप सब जानते हैं, सब देखते थे, इतने ज्यादा एनजीओस हो गए थे और बड़े बड़े एनजीओस हो गए थे जो कि विपक्ष से ज्यादा प्रश्न सरकार को पूछते थे, वहीं से रजिस्ट्रेशन लेके वो पूछते थे। तो क्या किसी ने 2014 में एक विचारधारा बदली हुई सरकार आई, दूसरी विचारधारा वाली सरकार आई, उन्होंने भी ये कानून के तहत ऐसी चीजें न हो उसका कुछ ध्यान रखा? कि अभी भी वही चल सी, रहा है? नहीं नहीं, सी, ये गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत तो काम अच्छा किया है। पहले क्या था कि 100% ऑफ द फंड्स कुड बी केप्ट बाय द एनजीओ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, यानी लोगों को पगार देने के लिए बाहर से पैसा आता था। मोदी सरकार ने चेंज किया, बोला ओनली 20% विल बी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, यस हैज टू बी प्रॉपर चैरिटी वर्क। हम्म। यानी अगर कोई एनजीओ चला रहा है जो सिर्फ एडवोकेसी कर रहा है, एक्टिविज्म कर रहा है और बाहर के पैसे से काम कर रहा है, तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। लेकिन फिर लॉ ब्रेकर्स आर ऑलवेज स्मार्टर देन लॉ मेकर।
उन लोग ने ये सबको कंसल्टेंट बना के रख लिया, बोला कि दिस इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, दीज आर प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस, और प्रोजेक्ट एक्सपेंस करके वो दिखाने लगते हैं। फिर दूसरा एक किया मोदी जी को, सी आई गिव यू अनदर एग्जांपल, आई डोंट वांट टू नेम द स्टेट, बट आई थिंक अगर मैं थोड़ा इंडिकेशन दूंगा तो आपके समझदार दर्शक समझ जाएंगे। एक स्टेट में एक एनजीओ है, उसको यूके में लंदन से कुछ 150 माइल दूर एक छोटे से गांव के कोई छोटी सी बैंक, ओके, यानी ऐसे बोले तो सूरत में भी अगर हम बोले तो आप सूरत के हैं तो ऐसे बात करें तो से डुमास रोड कोऑपरेटिव बैंक जैसी कोई बैंक होगी तो सूरत में भी सिर्फ डुमास रोड वाले ही जानते होंगे, हाँ, या वासना कोऑपरेटिव बैंक, वैसे कोई, यानी दिस नॉट अ कोऑपरेटिव बैंक, लेकिन वहां से वो एनजीओ में पैसे आए, काफी सारे पैसे, करोड़ों में, और वो आया दिखाया गया, इट इज फॉर helping the sex workers who have lost their livelihood during pandemic। बाद में पता चलता है कि it was used to fund the political cadre of a particular political party। सेक्स वर्कर के पैसे, दर्शकों सुनिएगा, ये हकीकतें हैं जो हम बात कर रहे हैं। सेक्स वर्कर के लिए आए हुए विदेश से पैसे कोई राजकीय पार्टी के कैडर को फीड करने के लिए यूज होते थे। तो ऐसा भी होता है। तो क्या कुछ ऐसी और बात है कि वो जो फार्मर्स प्रोटेस्ट था, या हाँ वहां पर फार्मर्स प्रोटेस्ट था, वहां पर यस यस आप, जो बिरयानी जो आती थी रोज, हम्म, वो ऐसे पैसे से आती थी। उसमें कहानी थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये बहुत अच्छे से इसमें लूपहोल को एक अलग लेवल पे लेके गए। हाँ बताइए। सिर्फ और चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो लूपहोल्स क्रिएट किए गए, उसको किस तरह से वायलेट किया गया लॉ को, इट इज अ केस स्टडी इन इट। Academic discussion with a chartered accountant also gives us a lot of happiness। अब एफसीआरए में एक प्रावधान है कि अगर मैं आपका रिलेटिव हूँ, मैं इंडिया के बाहर रहता हूँ, मैंने आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसे भेजे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एफसीआरए डिवीजन को बोले कि मेरे पास इतना पैसा आया है और ये मुझे कहा गया है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को देना है। दिस इज अंडर रूल 6 ऑफ एफसीआरए रेगुलेशन एंड देयर इज अ फॉर्म कॉल्ड FC1 फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। FC1 फॉर्म भरना पड़ता है। इन लोग ने क्या किया, इन लोग ने 1 लाख रुपया नहीं दिया, 99,000 रुपया दिया, 98,000 रुपया दिया, और जिसके अकाउंट में डाला उसको बोला बेटा ये पैसा निकाल, शिंगू बॉर्डर जा, टिकरी बॉर्डर जा, वहां सो एंड सो बंदा होगा, उसके हाथ में वो पैसा दे देना और फिर वहां बैठना, तू ऐश करवा, कोई टेंशन नहीं है, तुझे दारू मिलेगा, पिज्जा मिलेगा, डांस करने वाली लड़की होगी, तुझे कोई टेंशन ही नहीं है। और हम लोग ने फिर वो सब भी सोशल मीडिया पे देख लिया कि कितना उन लोग को कब, हाँ, शाहीन बाग में तो बेचारे बिरयानी मुश्किल से मिलती थी, यहाँ तो दारू भी मिलती थी, पिज्जे भी मिलते थे, डांस करने वाली लड़कियां थी इनको एंटरटेन करने के लिए। तो ऐसा ये लूपहोल यूज किया गया। तो ये बाद में जब पता चला सरकार को तो उसने नोटिस इशू, और इसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, ये चलेगा, लेकिन इसके अंदर कहानी थोड़ी अलग है। इसके अंदर पैसा जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों ने कितना डाला होगा हमें पता नहीं, लेकिन इसके लिए कनाडा में सिखों को उन लोग ने बहुत मशक्कत कराने को लगाया। उन लोग डबल शिफ्ट काम करते थे और एक शिफ्ट का पैसा उन लोग गुरुद्वारे में डोनेट करते थे, और वो पैसा फिर इस तरह से इंडिया में भेजा जाता था। और इसलिए मोदी सरकार भी बहुत स्मार्ट थी, उसने बोला कि ये चल रहा है तो चलते रहने दो, वो लोग बेचारे कब तक वहां डबल शिफ्ट काम करते बैठेंगे, उन लोग थक के बैठ जाएंगे, एक शिफ्ट पे आ जाएंगे और खुद का घर चलाने लग जाएंगे, तो जब पैसा आना बंद हो गया तो ये लोग खुद तंबू निकाल के चले जाएंगे घर पे। और वही हुआ, यानी इट वॉज द गेम ऑफ हु ब्लिंक्स फर्स्ट एंड मोदी डिड नॉट ब्लिंक फर्स्ट। वो लोग वहां करते रहे, या वायलेंस हुआ, बदनामी हुई, वो लोग थक के उन लोग निकल गए और फिर इन लोग को भी तंबू उठाने पड़े। तो मतलब ये भी एक लुक। समझ आपको आपको तो ये जो स्टेटमेंट पन्नू का आया कि मैंने तो आपको इतना पैसा फंड किया,
ठीक है बराबर। सर। सी, political parties can receive money, लेकिन then they have to officially show it. Actually there is a case of Vedanta giving donations to BJP and Congress which was challenged, और सुप्रीम कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट में हार गई थी बीजेपी और कांग्रेस, और बाद में गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया, लॉ चेंज किया और बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज कैन रिसीव मनी. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉलिटिकल एक्टिविज्म बाय एनजीओ. पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट एनजीओ. Political parties are registered with election commission and not with a charity commissioner. अगर आप डिफरेंस समझ रहे हो तो आप इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है, वहां आप पैसा लेंगे तो आप इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करेंगे मेरे पास पैसा आया, मैंने उसका क्या किया. अगर रिपोर्ट नहीं किया तो? नहीं, व्हाइट में आएगा तो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा ना. ये बकायदा व्हाइट में आया था पैसा. अब पन्नू ने कैसे पैसा दिया वो मुझे पता नहीं है. उसने कैश हवाला से भेजा, अरविंद ने कैश लिया हवाला से और वो इलेक्शन में यूज किया, वी डोंट नो. दिस इज जस्ट अ, यानी जो कैश फ्लो साइकिल होता है कि या तो बैंक से पैसा आएगा या तो हवाला से पैसा आएगा इंडिया में. तो अगर पन्नू ने बोला है तो पन्नू को सवाल पूछना चाहिए किसी ने, जर्नलिस्ट थी. दिस इज अनदर प्रॉब्लम विद जर्नलिज्म. जर्नलिस्ट ने उसको पूछना चाहिए था आपके पास एविडेंस है कि आपने अरविंद केजरीवाल को पैसा दिया है. वो क्या बोलता, मेरे पास एविडेंस नहीं है. तो बोलना तो फिर आपने रोकड़े से हवाला करके भेजा है, हाँ या ना बोलो. अगर उसने हवाला से पैसा भेजा है तो अरविंद केजरीवाल एंड एएपी गेट स्टक विद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग. अगर उसने बैंक से भेजा है तो बकायदा ठीक है. एंड अनफॉर्चुनेटली कोई जर्नलिस्ट ने पन्नू को सवाल ही नहीं पूछा कि भैया एविडेंस कहाँ है कि आपने पैसा भेजा है. पन्नू तो छुपता फिरता है ना, वो खालिस्तानी तो वहाँ हाँ यूएस लेकिन में उसको उसको आज राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, ये वो सब बड़े जर्नलिस्ट तो उसके कांटेक्ट में होते ही है. उन लोग पूछ सकते हैं कि भैया, और ये लोग सबको तो आम आदमी पार्टी ने भी सपोर्ट किया है. सब लोगों को कितना आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ओओएच पे कितना एडवर्टाइजमेंट दिया है, कितने दूसरे प्रिंट मीडिया में ऐड दिया है. हाँ, तो उन लोग इतना सवाल तो पूछ सकते हैं अरविंद को डिफेंड करने के लिए, भैया एविडेंस है क्या. अरविंद खुद भी वो सवाल पूछवा सकता है उसके खुद के जर्नलिस्ट के थ्रू. क्यों नहीं पूछवा रहा है. मतलब भी दिया मैं तो है, आइडिया दे रहा हूँ. क्या? मतलब कि दिया होगा। यानी उसने पैसा लिया होगा. अब इतना ही है कि वो व्हाइट में लिया है या ब्लैक में लिया है, बैंकिंग चैनल से मिला है या हवाला से मिला है, दैट ओनली अरविंद एंड पन्नू कैन कंफर्म. ओके, हम एफसीआर पे फिर से आ जाएंगे सर। हाँ. आज एक केस डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे हम्म. क्योंकि एनडीटीवी का केस है, क्योंकि उसकी ओनरशिप बदल चुकी है, मैं समझता हूँ। हम्म. हम्म. मगर जो पहले होता था एक जमाने में, हम्म. जब हम्म. दैट वाज द ओनली इंग्लिश चैनल देश की, ऐसा कहा जाता था, हम्म. और वहां पर हम्म. बहुत हाई लेवल के जर्नलिस्ट होते थे जिनके घरों में मंत्रिमंडल का फैसला होता था, जिनके घरों में हम्म. किसको क्या मिलेगा उसका फैसला होता था। हम्म. वो लोगों ने भी काफी वायलेशन, क्योंकि आज प्रणव रॉय को देखें हम, और साउथ अफ्रीका में उनकी जो प्रॉपर्टीज, और ऐसा तो कहा जाता है कि उनका तो बेसिक फंडिंग कम्युनिस्ट फंडिंग था, ये है क्या? वेल, उसका फंडिंग का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उसमें उसने क्या किया था, दिस इज अनदर टाइप ऑफ पॉकेट फंडिंग. अगर मैं आपको पैसा डायरेक्टली 100 करोड़ रुपया दूं तो आप और मैं दोनों नजर में आ जाएंगे, और स्पेशली मैं नजर में आ जाऊंगा. अब आपको पैसा देना है, मैं क्या करूंगा. मैं मेरे नीचे 1 लाख लोगों को 10-10 हजार रुपया दे दूंगा और बोलूंगा एक काम करो, हिमांशु भाई की एक चैनल है थिंक लाइन, उसमें आप सब 10-10 हजार रुपए का डोनेशन दे दो. हम्म, आप क्या बोलेंगे, 1 लाख लोगों ने 10-10 हजार का डोनेशन दिया और मेरे 100 करोड़ का डोनेशन आया मेरे चैनल को. उन लोग मेरे काम से बहुत खुश थे, और सुमीत मेहता नजर में भी नहीं आएगा कि सुमीत मेहता ने एक साथ 100 करोड़ रुपया दे दिया है हिमांशु भाई को, और हिमांशु भाई का चैनल वो कंट्रोल करता है. वैसे ही एनडीटीवी ने उस पर भी फ्रॉड्यूलेंट मैनर से किया. उसने पहले यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप, बोला कि हम यूनिसेफ के साथ बच्चों के लिए पैंडेमिक में काम करना चाहते हैं. यूनिसेफ ने स्टेटमेंट किया कि भैया हम पैसा रेज नहीं कर रहे, तब तक उसके पास कितना पैसा आया हमें पता नहीं. यानी उसने वो गुजराती में जो तूत करके वर्ड है ना, तूत चलाया, और जिसने पैसा भेजना था उसने लोगों को दे दिया और वो पैसा आ गया.
उसका एक सिमिलर एग्जांपल दूं तो ये पीएफआई ने भी किया। उसके पास अरब मनी जो आ रहा था, वहां के जो पीएफआई के जो लोग वहां अरब देश में काम करते थे, उसके पास वो पैसा गया, उन्होंने अपने रिलेटिव्स को पैसा दिया। यानी एक बंदे के पास पैसा था, उसने अरब देशों में अपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, पीएफआई के लोगों को, उन्होंने अपने रिलेटिव्स को दिया और रिलेटिव्स ने पीएफआई को दिया वो पैसा। दिस इज स्टाइल ऑफ पॉकेट मनी। ये ही इसने किया एनडीटीवी ने। सिमिलरली उसने वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ और क्राई के साथ भी किया, फिर उन्होंने भी स्टेटमेंट इशू किया कि हम लोग ये कुछ इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसी बहुत गड़बड़ी की है। ये सब में पैसा उसको लेना था फॉर वॉट एवर रीजन होता। डिटेल्ड फॉरेंसिक ऑडिट होगा तभी पता चलेगा कि पैसा किस लिए यूज हुआ। लेकिन जिसको अपना नाम दिखाना नहीं था, उसने मल्टीपल लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया पैसा और वहां से इसको ट्रांसफर किया इसके अकाउंट में। तो दर्शक मित्रों, लेकिन मैं इस पे और एक, हाँ बताइए बताइए। आपका एक पहला सवाल था कि मोदी सरकार क्या कर रही है, तो मोदी हाँ सरकार ने इसके लिए और एक काम किया। उसने बोला कि पार्लियामेंट स्ट्रीट की जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आज तक का कानून क्या था कि आप कोई भी आपका बैंक अकाउंट एफसीआरए डिवीजन को दो, बोलो कि ये मेरा से अमुक तमुक बैंक है, अमुक तमुक ब्रांच है, अमुक तमुक शहर है, अमुक तमुक स्टेट है, उसमें मैं पैसा लूंगा, ये उसका अकाउंट नंबर है। और आपको एफसीआरए लाइसेंस वो बैंक अकाउंट के नाम पे मिल जाता था। अब उसमें इतने हजारों बैंक है, लाखों ब्रांच है, करोड़ों अकाउंट्स है, तो ट्रैक करना डिफिकल्ट होता है। तो मोदी सरकार में कोई बैठा होगा डेटा साइंटिस्ट, उसने बोला सब अकाउंट्स एक ही जगह पे करवाओ। पार्लियामेंट स्ट्रीट के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच को एफसीआरए ब्रांच करके नॉमिनेट कर दिया। आपको यहीं एफसीआरए अकाउंट ओपन करना है, पैसा यहीं लेना है, यहाँ से ही खर्चा करना है। अब जो एनजीओ गड़बड़ी करने की शौक रखते थे, उन लोग को तो पता चल गया कि ये भैया एक ही जगह पे सब आ रहा है। उनके जो मास्टर्स इंडिया के बाहर बैठे थे, उसको भी समझ में आ गया कि अगर हम 50 एनजीओ को पैसा देंगे तो भी रिपोर्ट तो एक ही जगह से जनरेट हो रही है, तो पता चल जाएगा। तो उसके सामने भी अपोजिशन हुआ कि हमें तकलीफ होती है, वहां बैंक अकाउंट मत ओपन कराओ, ऐसा वैसा ये वो। लेकिन मोदी सरकार ने वो भी किया कि भैया अपने अकाउंट एक ही जगह पे होना है। फॉर अ कॉमन मैन इट इज के रोज शाम को एक रिपोर्ट निकला तो पता चल गया 50 डोनर से उसने 25,000 एनजीओ को डोनेट किया पैसा, हो गया काम खत्म। तो दर्शक मित्रों, कहा जाता है ना, हमारे लोगों में एक कहावत है, सरकार अगर 2 कदम चलती है तो सरकारी कायदों की कायदों के उल्टे रास्ते से काम करने वाले 4 कदम आगे चलते हैं। और यही सब सालों से होता आ रहा है। कई भी एग्जांपल ले लो आप, कुड़िल कुड़िल में ले लो सर, क्या पब्लिक यूफोरिया बनाया गया था प्लांट के खिलाफ, न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ। इसके पीछे जो बात थी वो तो आज सुमित जी बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको बता दिया क्या हो गया था। अगर मैं और स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो हम लोग ने टेंडर दिया था रशियन कंपनी को, और जो पैसे घूम रहे थे, डिड नॉट वांट अ रशियन कंपनी टू गेट द टेंडर, दे वांटेड कोई और देश की कंपनी को ये टेंडर मिले, तो वो डिरेल करने के लिए काम किया जाता। तो देयर इज अ इकोनॉमिक एंगल। लोग बोलते हैं ये एजिटेशन है। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन, लोगों ने बोला वो एजिटेशन था, पर्यावरण के लिए, आदिवासी लोगों के लिए, वहां के रहने वाले लोगों के लिए। लेकिन आपको पता है कि जो एनजीओ में पैसा आ रहा था, उसके लिए एमपी काडर का एक ब्यूरोक्रेट आईएएस ऑफिसर, उसने पूरा मदद किया है लोगों को वहां पैसा चैनलाइज कर। सो बहुत बार व्हाट वी सी एज इकोनॉमिक थिंग्स, एज अ सोशल इशू, एनवायरमेंटल इशू, उसके पीछे एक्चुअली देयर इज अ इकोनॉमिक रीजन। जैसे सेव आर ए कैंपेन, सेव आर ए कैंपेन में जो पैसा लगा, अब उसमें एविडेंस नहीं है कि एफसीआरए वायलेशन हुआ है, सो आई कांट मेक दैट एक्यूजेशन। ओके, देयर इज नो सच एविडेंस। लेकिन इंटेंट क्या था कि जापानीज फंडेड प्रोजेक्ट्स को डिरेल करो, जिससे इंडिया की इंटरनेशनल मार्केट में इमेज और इंडिया के एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस ऑनर करने की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए।
सो दैट जापान जैसा देश जिसके पास पैसा है वो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फंडिंग ना करे। उसके लिए एनजीओ खड़ा कर दिया, उन लोग ने आरए का काम किया, मस्ती करी और प्रोजेक्ट डिरेल कर दिया। बाद में बीजेपी आई तब उन्होंने वापस पूरा ट्रैक पे डाला। तो दर्शक मित्रों, आप देख रहे हो कैसे बड़े बड़े खेल खेले जाते हैं। एक कानून की आड़ में सरकार को बेवकूफ बना के कोई एनजीओ वाला कर जाता है, कहीं कोई लोग कर जाते हैं, कहीं कोई विदेशी ताकतों का कुछ न कुछ हित कहीं पर रहता है, और एक कायदे का वायलेशन करके उल्टे रास्ते से बहुत कुछ हो जाता है। हम आज ये जानबूझ के बात कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है ना अक्टूबर महीने में देश के अंदर, वो थोड़े टूल किट के दूसरे आंदोलन और उसके ऊपर पड़ी सरकारी गाज के ऊपर चल रहे हैं। डेमोक्रेसी का मरण हो रहा है ऐसा विपक्ष बोल रहा है, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है ऐसा विपक्ष बोल रहा है। मगर क्या ये सही में डेमोक्रेसी की हत्या है, या डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये जो ऐसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जैसे कायदों को वायलेट करते हैं उनको दबोचने की कोशिश है? वेल, जवाब तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। मगर ये सब मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा फिर से कोई शाहीन बाग हो जाए, कोई फार्मर्स प्रोटेस्ट हो जाए, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा 2024 के पहले। आपको सजाग रहना है, आपको अलर्ट रहना है, ऐसी बातों में हकीकत में नहीं आना है। तो मित्रों, आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। सुमित जी, आप समअप में कुछ कहना चाहे तो कहें, मगर उससे पहले मैं लोगों को कह दूं, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। सुमित जी। बस मैं यही कहूंगा कि बाहर ताकतें बैठी है जो देश का विकास नहीं चाहती, जो देश में एकता नहीं चाहती, जो देश में संभाव नहीं चाहती, वो लोग ऐसे एनजीओ को पैसा देंगे। कुछ व्हाइट में आएगा एफसीआरए वायलेशन के थ्रू, कुछ हवाला से आएगा, कुछ स्मगलिंग से आएगा, कुछ नार्को टेरर से आएगा, और वो सब पैसा यूज होगा इंडिया में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन। तो लोगों ने सजग रहना है। कौन सा सब ऊपर से उनके एजेंडा एकदम अच्छा दिखेगा कि हम एनवायरनमेंट बचाना चाहते हैं, हम देश को बचाना चाहते हैं, हम अल्पसंख्यकों को बचाना चाहते हैं, हम किसानों को बचाना चाहते हैं, हम गली में घूमने वाले कुत्तों को बचाना चाहते हैं, हम कौवों को बचाना चाहते हैं, हम गधों के वेलफेयर की बात करना चाहते हैं कि गधों के ऊपर 3.5 किलो के ऊपर से ज्यादा वजन ना ढोया जाए, उसके लिए हम एजुटेशन कर रहे हैं। और हमारे साथ 7,500 गधों ने साइन करके लिस्ट में हमारे मेंबर बन गए हैं। तो आपने अब गधों को सेवा की मदद करनी चाहिए। ऐसा ऑटेंसिवली बहुत ही रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल एजेंडा दिखाएंगे, लेकिन पीछे उनका डिस्टेबलाइजेशन का एजेंडा होगा। तो लोगों ने सचेत रहना है, सावधान रहना है, और देश पे और देश की जो लीडरशिप है उसके ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ना चाहिए। इतना ही मैं बोलूँगा। तो मित्रों, आपने देखा, गधों के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं ढाने के लिए भी आंदोलन हो सकता है। वेल, आप मेरी बात समझ रहे हैं। बी केयरफुल, एक रहिए मगर हमेशा सचेत रहिए। ऐसे एजेंडा में मत कीजिए जहां पर 2% हिंदू, 4% बनिया, 3% ये, 1% फलाना, मगर 20% लघुमती है। टूल किट बहुत है, आपको सोचना है। हम तो बात करेंगे कायदे की, कायदे के वायलेशन की। नमस्कार मित्रों, फिर से मिलेंगे एक धन्यवाद। नई वीडियो के साथ में। सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू। आप हमारे धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।